गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th का पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, जो बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है और क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम जानेंगे। सत्ता की साझेदारी होती क्या है? सत्ता का मतलब शक्ति से, सत्ता का मतलब राजनीतिक शक्ति से, अर्थात राजनीतिक शासन इस प्रकार का होना चाहिए। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि राजनीतिक शक्ति का बंटवारा। साझेदारी शब्द का अर्थ बंटवारा होता है। इस अध्याय में हम किन्हीं दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु होगा बेल्जियम देश और दूसरा श्रीलंका। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो भारत में हरियाणा राज्य से भी छोटा है, जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है। यहाँ पर जाति बुनावट जो है वो बिल्कुल जटिल है। यहाँ पे एक फ्लेमिश स्थान पाया जाता है जहाँ पे 59% लोग डच भाषी होते हैं तथा 40% लोग वेनोलिया में फ्रेंच बोलने वाले होते हैं। अदर 1% लोग जर्मन भाषी हैं। इस जाति बुनावट के कारण ही बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का चर्चा किया गया। 59% डच भाषी होते हुए भी उनकी दबदबा जो था फ्रेंच वालों से कम था, अर्थात 40% फ्रेंच भाषी जो थे वो डच भाषी से अधिक समृद्ध, शक्तिशाली तथा राजनीतिक शासन में पकड़ बनाए रखे थे। इस बात से जो डच भाषी थे वो बड़े ही नाराज थे। वो चाहते थे कि हमारा 59% संख्या होते हुए भी हम फ्रेंच वालों के समान समृद्ध, शक्तिशाली नहीं हैं तथा फ्रेंच के समान हमें शिक्षा, रोजगार एवं विकास का संसाधन प्राप्त नहीं है। इससे उन्होंने सरकार से डिमांड किया कि हमें भी शिक्षा, रोजगार में डच वालों की तरह समान अधिकार प्राप्त हो। सन 1950 से 1960 के बीच वहां की सरकार, बेल्जियम की सरकार ने बड़े ही समझदारी से काम किया और 1970 से 1993 के बीच उसने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। उसने संशोधन में त्रिस्तरीय सरकार का ढांचा, रूपरेखा खींचा। एक केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। केंद्रीय सरकार ने बहुत सारी शक्तियां अपना राज्य सरकार को सौंप दिया और राज्य सरकार ने बहुत सारी शक्तियां स्थानीय सरकार या सामुदायिक सरकार को सौंप दिया। स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार क्या क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये सब केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। तथा राज्य सरकार जैसे यूपी में सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य, ये राज्य सरकार में आते हैं। सामुदायिक सरकार जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे आपके ग्राम प्रधान स्थानीय सरकार के रूप में आते हैं। इस प्रकार बेल्जियम की सरकार ने नियम बनाया और चूंकि पूरे बेल्जियम में जो डच भाषी थे वो 59% थे,
40% फ्रेंच भाषी थे, लेकिन वहां की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में ठीक इसका अपोजिट होता है, 80% फ्रेंच होते हैं, 20% फ्रेंच बोलने वाले होते हैं। तो वहां की सरकार ने किया क्या कि सभी फ्रेंच वाले और डच वाले सभी के नेता की संख्या, मंत्री की संख्या समान कर दी, तथा दूसरा नियम उसने बनाया कि अगर फ्रेंच सांसद और डच सांसद दोनों मिलकर सामूहिक रूप से किसी कानून को पारित करेंगे तभी वो नियम पारित होगा, अन्यथा नहीं होगा। चूंकि डच भाषी की संख्या ज्यादा थी इसलिए उसमें असंतोष होता, लेकिन उनकी संख्या ब्रुसेल्स में कम थी, तो ब्रुसेल्स में भी वहां की सरकार ने यही किया कि मंत्रियों की संख्या समान कर दी। स्थानीय सरकार पर जो बेल्जियम की सरकार थी, वो स्थानीय सरकार में एक नेता डच भाषी, दूसरा नेता फ्रेंच भाषी के रूप में स्थापित किया। डच भाषी का जो नेता होता था उसको वोटिंग डच भाषी वाले ही करते थे, जो फ्रेंच का नेता होता था उसको फ्रेंच वाले ही वोटिंग करते थे, तथा लोकल गवर्नमेंट को बहुत सारी शक्तियां दिया, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, बिजली का क्षेत्र, पानी का क्षेत्र। तो बेल्जियम की सरकार ने बड़ी ही समझदारी से अपने देश में गृह युद्ध होने से बचा लिया। दूसरी तरफ चर्चा है श्रीलंका की। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है। बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है किसी देश में जब एक ही समुदाय अथवा एक ही जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो उसको बहुसंख्यक बोलते हैं, तथा किसी जाति किसी समुदाय की संख्या कम होती है तो उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। श्रीलंका में भी जातीय बुनावट बड़ी ही जटिल थी। वहां 74% सिंहली लैंग्वेज बोलने वाले थे। जो सिंहली लैंग्वेज बोलने वाले थे वो वहां के मूल निवासी थे। 18% लोग तमिल बोलने वाले थे। तमिलों में कुछ तमिल श्रीलंकाई के जो मूल निवासी थे वो बोलते थे, तथा कुछ तमिल भाषा जो भारत में एक छोटा सा राज्य होता है तेलंगाना, जो तेलंगाना से जाकर श्रीलंका में बसे हुए थे वो भी तमिल बोलते थे, तथा 7% से 8% लोग ऐसे भी थे जो तमिल और सिंहली दोनों बोलते थे। श्रीलंका की सरकार सिंहली भाषी वालों की तरफ ज्यादा ध्यान देती थी, अर्थात सिंहली लैंग्वेज वालों का जो दबदबा था वो प्रारंभ से ही तमिल वालों पर ज्यादा था। तमिल वालों पर वो प्रभाव डालते थे राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तथा रोजगार के क्षेत्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत को 1947 में आजादी मिली, ठीक उसके एक वर्ष पश्चात श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता मिला। 1948 में जब उनको आजादी मिली उसके बाद ही कुछ वर्षों बाद तमिल भाषी में असंतोष व्याप्त हुआ। यहां तक कि श्रीलंका की सरकार ने 1956 में एक कानून पारित किया जिसमें सिंहली वालों को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया। सिंहली लैंग्वेज को राजभाषा घोषित कर दिया, तथा किसी भी गवर्नमेंट जॉब, राजनीतिक क्षेत्र, विकास के क्षेत्र में वहां का गवर्नमेंट सिंहली वालों पर ज्यादा ध्यान देता था। इससे तमिल भाषी में असंतोष व्याप्त हुआ और उन्होंने श्रीलंका गवर्नमेंट से तमाम प्रकार का डिमांड किया। उन्होंने कहा कि सिंहली की तरह हमें भी समान शिक्षा
एवं समान रोजगार प्राप्त करें। तमिल भाषी की जो मांग थी वो जायज थी, क्योंकि किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति ये जरूर चाहेगा कि वहां शिक्षा का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। लेकिन सिंहली भाषी की तरफ श्रीलंका सरकार का ध्यान ज्यादा था, तो उन्होंने तमिल की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंतोगत्वा तमिल भाषी उग्र रूप धारण किए और राजनीतिक पावर के साथ साथ श्रीलंकाई सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। श्रीलंकाई सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने लगे और उन्होंने श्रीलंका सरकार से ये डिमांड किया कि हमें भी शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जरा सा भी तमिल भाषी पर ध्यान नहीं दिया, तो तमिल ने एक संगठन बनाया विरोध करते हुए, और उग्र संगठन जिसका नाम टाइगर्स तमिल इलम रखा। टाइगर्स तमिल इलम एक ऐसा संगठन जो उग्र रूप धारण किया था और वो श्रीलंका गवर्नमेंट का विरोध करने लगे। श्रीलंका गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। अंतोगत्वा 1980 से 1990 के बीच, सन 1980 से 1990 के बीच एक ऐसा समय आया जब श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। हजारों लाखों की संख्या में मारे गए, सड़क लहूलुहान हुआ और श्रीलंका का जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो बिल्कुल नाजुक हो गया और आज तक श्रीलंका अपने आर्थिक व्यवस्था से उभर नहीं पाया। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी थी ही नहीं। सत्ता की साझेदारी बेल्जियम में थी। आपने कुछ वर्ड जाना, जैसे गृह युद्ध। जब एक ही देश में विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति के लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करके आपस में युद्ध कर लें, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, तो इसको गृह युद्ध कहते हैं। तो श्रीलंका में ऐसा ही गृह युद्ध हुआ। आपने इसमें इन दोनों टॉपिक के साथ साथ भारतीय समुदाय के बारे में भी कुछ पॉइंट है। भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। भारत में भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार है। भारत में किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर गवर्नमेंट को चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। इस प्रकार मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।